हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार भारत के सामने नेपाल को झुकना ही पड़ गया। दोस्तों, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख पर नेपाल की खुल गई आंखें। भारत से विवाद के बाद लिया बहुत बड़ा फैसला। हर एक भारतीय नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह के इस फैसले से खुश दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बताएंगे कि अचानक कैसे नेपाल ने लिया ये फैसला कि 1 रुपए के सिक्के से हटाया काला पानी लिपुलेख वाला विवादित मानचित्र। आखिर ऐसा क्या समझ में आया नेपाल के दोस्तों कि उसने भारत के पक्ष में ले लिया ये बहुत बड़ा फैसला। इतना ही नहीं, अमेरिका को बातचीत करने के लिए दिया था झटका। अब भारतीय राजदूत से मिलेंगे नेपाली पीएम बालेंद्र शाह। आखिरकार तोड़ ही दी 1 लाख चलो की नीति। दोस्तों, बताएंगे कैसे अपने घुटनों पर आया नेपाल, वो नेपाल जो भारत को अकड़ दिखा रहा था, और कैसे उसकी अकड़ ढीली कर दी भारत ने। जानकर आप भी चौंक जाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत के फैसले से बौखलाया पाकिस्तान। अब सिंधु जल संधि पर चल दी नई चाल। अब कनाडा का दरवाजा खटखटाया। दोस्तों, पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को बहाल करने के लिए कनाडा से मांगा समर्थन। बताएंगे क्या कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने और क्या मांग की कनाडा से। दोस्तों, इतना ही नहीं, वही आपको बताएंगे पीओ के चुनाव में बहुत बड़ा विवाद। पाकिस्तानी मंत्री की पार्टी ने आतंकी संगठन से जुड़े दल से कर लिया गठबंधन। दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे मोदी सरकार का मालदीव को बहुत बड़ा तोहफा। 42 द्वीपों पर बनेंगे आधुनिक फिटनेस सेंटर। विदेश मंत्री इरुथिशम ने जताया आभार। वही चौंकाने वाली जानकारी आपको बताएंगे, यूक्रेन में जहाज पर रूसी मिसाइल का हमला, केरल के अखिल समेत 4 भारतीयों की मौत। इस खबर ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। दोस्तों, वहीं बात करेंगे जंतर मंतर दिल्ली में प्रोटेस्ट को लेकर। आखिर क्या है पूरी फिल्म। सीजेपी के बवाल के बीच सोनम वांगचुक ने हॉस्पिटल से जारी किया लेटर। दोस्तों, कहा मैं अपना अनशन खत्म नहीं करूंगा। तो वहीं दिल्ली से इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के बाद फिर दोस्तों रातों रात कांग्रेस जनता पार्टी का जंतर मंतर पर भारी प्रदर्शन देखने को मिला। दीपके के साथ पहुंचे समर्थकों ने मंच बनाया। 6 घंटे पहले ही पुलिस ने इन सबको वहां से खदेड़ कर हटाया था। इस बीच सबसे बड़े सवाल पर बात करेंगे, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर आंदोलन खत्म क्यों नहीं करा देते। इसमें वो कौन सी 4 सबसे बड़ी अड़चने आएंगी बीजेपी के लिए, जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया जा रहा है। दोस्तों, क्या है सरकार का गणित, आपको बताएंगे। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचा रही है मोदी सरकार। अगर एक मंत्री को हटाने से ये बवाल शांत हो सकता है, प्रोटेस्टर अपने अपने घर जा सकते हैं, तो फिर क्यों ऐसा नहीं कर पा रही है सरकार। इसके पीछे की वजह है आपको बताएंगे दोस्तों। बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, देश भारत के संप्रभुता, अखंडता और भारत की विदेश नीति का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारत का कभी भी ऐसा मंसूबा नहीं होता कि वो जानबूझकर किसी को घुटनों पर बिठाए। लेकिन अगर कोई अकड़ दिखाता है तो फिर उसको घुटनों पर बिठाना ही पड़ता है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां दोस्तों नेपाल के साथ कूटनीति के मोर्चे पर भारत को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नेपाल 1 रुपए के नए सिक्के जारी करने जा रहा है। इन सिक्कों में वो विवादित मानचित्र नहीं होगा जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को नेपाल अपना हिस्सा बताता रहा है। इसके बदले 1 रुपए के इस सिक्के में एक मठ की तस्वीर होगी। दोस्तों, नेपाल का दावा है कि लिपुलेख और काला पानी उसके इलाके हैं, जबकि भारत का कहना है कि ये इलाके हमारे हैं। मई 2020 में नेपाल की तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार ने काला पानी और लिपुलेख समेत इन इलाकों को अपने आधिकारिक नक्शे में शामिल किया था। सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को मंत्री परिषद ने नेपाल राष्ट्र बैंक को नए डिजाइन वाले 1 और 2 रुपए के सिक्के ढालने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इस फैसले के तहत 1 रुपए के सिक्के से नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए डिजाइन वाले 1 रुपए के सिक्के में नेपाल के उस विवादित नक्शे बोले तो जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी शामिल थे की जगह मुस्तांग के मारंग गांव में स्थित लोग हयारकर मठ की तस्वीर होगी। इस मठ को नेपाल के सबसे पुराने मठों में से एक माना जाता है। हालांकि कैबिनेट सूत्रों के मुताबिक 2 रुपए के सिक्के पर पहले से छपा हुआ नक्शा बना ही रहेगा। बैंक के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल ने बताया कि नेपाल राष्ट्र बैंक ने सिक्कों का आकार और वजन कम करने के लिए पुराने डिजाइनों की जगह नई डिजाइन का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने बताया कि नए सिक्कों का वजन 1 रुपए के सिक्के के लिए पहले के 4 ग्राम से घटाकर 3.2 ग्राम और 2 रुपए के सिक्के के लिए 5 ग्राम से घटाकर 3.8 ग्राम हो जाएगा। साथ ही साथ ये सिक्के मिश्रित धातु की जगह स्टील से बनाए जाएंगे और इनका रंग पीले की जगह स्टील जैसा सफेद रहेगा।
तो वहीं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर नेता भीम रावल ने 1 रुपए के सिक्के से नया पॉलिटिकल मैप हटाने के सरकार के फैसले की आलोचना की और इसे नेपाल की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ एक गंभीर कदम भी बताया। दोस्तों, रावल ने मांग की है कि सरकार और सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी दोनों ही इस मामले पर तुरंत के तुरंत सफाई पेश करें। रावल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की सरकार ने वाकई 1 रुपए के सिक्के से नेपाल का नक्शा, जिसमें लिम्पियाधुरा लिपुलेख और काला पानी शामिल था, उसको हटाने और उसकी जगह लोग घ्याकर मठ की तस्वीर लगाने का फैसला किया है, तो ये एक और गंभीर राष्ट्र विरोधी फैसला होगा और नेपाल की क्षेत्रीय अखंडता के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, ऐसा रावल का कहना है। दोस्तों, दरअसल आप सभी को याद होगा, लिम्पियाधुरा लिपुलेख और काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण से जुड़ा एक पुराना विवाद है। ये क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले, नेपाल के सुदूर पश्चिमी हिस्से और चीन के तिब्बत क्षेत्र के त्रिजंक्शन के पास स्थित है। दोस्तों, नेपाल की बालेंद्र शाह सरकार द्वारा लिए जा रहे इस फैसले का क्या आप समर्थन करेंगे? क्या आप इसको सही ठहराएंगे? दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब लगातार नेपाल भारत के साथ कड़ा रुख दिखाता नजर आ रहा है और अचानक से यह फैसला लिया जाना, वो भी ऐसे समय में जब भारत ने लगातार चाय पत्ती पर उसके लगाम को खींचा हुआ है दोस्तों, और चीनी के मुद्दे पर। जी हाँ दोस्तों, आपकी राय तो बनती है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। साथ ही वहीं आपको बता दें, अमेरिका के सर्जियो गोर को दिया था बहुत बड़ा झटका। नेपाल ने अब भारतीय राजदूत से मुलाकात करेंगे नेपाली पीएम बालेंद्र शाह। जी हां दोस्तों, आखिरकार तोड़ ही दी 1 लाख चलो की नीति। आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह जल्द ही भारत और चीन के राजदूतों के साथ अलग अलग मुलाकात कर सकते हैं। इसकी जानकारी नेपाली मीडिया द काठमांडू पोस्ट ने नेपाल के शीर्ष राजनयिक सूत्रों के हवाले से दी है। हालांकि इन मुलाकातों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये बैठकें इसी हफ्ते हो सकती हैं। नेपाल का विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ भारत और नेपाल के राजदूतों की बैठकों को लेकर काम कर रहा है और जल्द ही आधिकारिक जानकारी दी जा सकती है। मुलाकात का ये फैसला बालेंद्र शाह की सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद लिया गया। दोस्तों, बालेंद्र शाह ने प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद लंबे समय से चली आ रही राजनयिक परंपराओं को दरकिनार कर दिया था। उन्होंने नेपाल में मौजूद विदेशी राजदूतों के साथ आमने सामने की बैठकें न करने का नियम बताया था। हालांकि उन्होंने 9 अप्रैल और 26 मई को काठमांडू में मौजूद कई देशों के राजदूतों के साथ संयुक्त बैठकें जरूर की थी। तब नेपाल के राजनयिक और विदेश नीति के जानकारों ने बालेंद्र शाह के इस कदम की तारीफ की थी, लेकिन उन्होंने भारत और चीन, अमेरिका जैसे देशों के राजदूतों के साथ आमने सामने की बैठक करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, बालेंद्र शाह ने भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण और मध्य एशिया के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर और दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट समीर पाल कपूर से भी मिलने से इनकार कर दिया था। पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सारा बी रॉजर्स को भी अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री से मिलने का मौका नहीं मिला। सर्जियो गोर मई की शुरुआत में नेपाल गए थे। इस दौरान नेपाल में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने कई बार नेपाली प्रधानमंत्री कार्यालय को मुलाकात के लिए लिखित अनुरोध किया था, लेकिन बालेंद्र शाह तैयार नहीं हुए। नेपाल ने तब कारण बताया था कि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह घरेलू मुद्दों और शासन संबंधित कार्यों में व्यस्त हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या है इस पर आपकी राय? साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारत के फैसले से बौखलाया पाकिस्तान, सिंधु जल संधि पर चल दी नई चाल। अब कनाडा का दरवाजा खटखटाएगा, कनाडा से मांगेगा समर्थन। दोस्तों, पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को बहाल करने के लिए कनाडा से संबंध मांगा है। दोस्तों, बता दें, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने सोमवार को सिंधु जल संधि को बहाल करने के लिए कनाडा से मदद मांगी। इशाक डार के विदेश मंत्री भी, उन्होंने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये मदद मांगी। अनीता आनंद एक दिन के दौरे पर पाकिस्तान आई हुई हैं। 1960 की सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ एक समझौता है। ये संधि सिंधु बेसिन की 6 नदियों के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है, जिसके तहत पूर्वी नदियां भारत को, पश्चिमी भारत को और नदियां मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित की गई है। भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद इस संधि को सस्पेंड कर दिया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत का कहना था कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के
खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाता तब तक ये संधि सस्पेंड रहेगी। और अब यही वजह है कि पानी रुकने की वजह से लगातार इस संधि को लेकर बौखला उठा है पाकिस्तान दोस्तों। और अब जब उसने पूरे साम दाम दंड भेद लगा लिया, अब उसका बस नहीं चल रहा, तो अब किसी तीसरे को इस विवाद में घुसाने का प्रयास कर रहा है। जी हाँ, और वो तीसरा है कनाडा। अब वो कनाडा से इस मामले में समर्थन मांग रहा है दोस्तों। सोमवार को ही इशाक डार ने दावा कर दिया कि अप्रैल 2025 में संधि को स्थगित करने की घोषणा करके भारत ने पहले से ही अस्थिर सुरक्षा स्थिति में एक नया पहलू जोड़ दिया है। इशाक डार ने कहा कि हम कनाडा समेत अपने मित्र देशों से समर्थन चाहते हैं ताकि भारत के साथ सिंधु जल संधि को तुरंत बहाल किया जा सके, पानी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल को खत्म किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय कानून व परंपराओं के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधि की शर्तों का पालन किया जा सके। यह पूरा मंसूबा दोस्तों पाकिस्तान का, जहां अब जब उसका खुद का बस नहीं चल पाया तो बीच में अब कनाडा का समर्थन मांगने लगा। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कनाडा क्या पूरी दुनिया के सारे देश एक तरफ हो जाएं और अकेला भारत एक तरफ हो जाए तो भी भारत अपने प्रण से पीछे नहीं हटने वाला जब तक भारत की कंडीशन पूरी नहीं हो जाती है, जब तक भारत खुद नहीं चाहता। तो आप सामने इस लाइक के बटन को सबसे पहले प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। अभी तक लाइक के बटन को नहीं दबाया है तो अवश्य दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दे, उधर पीओके चुनाव में बहुत बड़ा हो गया विवाद। पाकिस्तानी मंत्री की पार्टी ने आतंकी संगठन से जुड़े दल से कर दिया गठबंधन दोस्तों। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो पीओके में शरणार्थी सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए पाकिस्तान के केंद्रीय संचार मंत्री अलीम खान की पार्टी, इस्तेकाम पार्टी बोले तो IPP ने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की राजनीतिक विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया है। गठबंधन के तहत लश्कर तैयबा की राजनीतिक विंग पाकिस्तानी शहबाज शरीफ की सरकार में संचार मंत्री अलीम खान की पार्टी को लाहौर की 2 कथित शरणार्थी आरक्षित सीटों पर समर्थन देगी। इसके बदले में लश्कर तैयबा को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पीओके की सीटों पर समर्थन देगी, जिसे लश्कर अपनी अन्य जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट यानी JKUM के नाम से लड़ रही है। लाहौर में भी गठबंधन का ऐलान लश्कर तैयबा की राजनीतिक विंग का लाहौर का महासचिव और अमेरिका की तरफ से घोषित आतंकी हमीद उल हसन और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP के पंजाब प्रांत के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राणा नजीर अहमद खान ने किया। इसमें लश्कर की राजनीतिक विंग का राष्ट्रीय महासचिव खालिद नाइक गुज्जर और लाहौर जिले में IPP का प्रमुख मलिक जमान नसीब भी शामिल था दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 4 सांसदों वाली पार्टी इस्तेकाम पार्टी के प्रमुख को पाकिस्तान की शहबाज शरीफ वाली केंद्र सरकार में मंत्री ISI ने बनवाया था, क्योंकि अरबपति कारोबारी अलीम खान ISI के प्रोजेक्ट्स में उसकी पैसे से मदद करता था। ऐसे में जिस तरह से आतंकी हमीद उल हसन ने भी अलीम खान की कश्मीर पर मदद का धन्यवाद कहा है, ऐसे में सूत्रों के अनुसार ये धन्यवाद अलीम खान की तरफ से दी जाने वाली ISI की फंडिंग का था, जो लौट कर लश्कर तैयबा के पास आती है। तो यह पूरी जानकारी दोस्तों पीओके से बड़ा अपडेट वहीं आपको बता दें। मोदी सरकार का मालदीव को बहुत बड़ा तोहफा, 42 द्वीपों पर बनेंगे आधुनिक फिटनेस सेंटर। विदेश मंत्री इरुथीशम ने जताया भारत का आभार। बता दें, भारत और मालदीव के रिश्तों को नई मजबूती देते हुए भारत ने मालदीव के 42 द्वीपों पर आधुनिक फिटनेस और मनोरंजन केंद्र विकसित करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान किया है। इस परियोजना का उद्देश्य द्वीपीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, विशेषकर महिलाओं, लड़कियों और युवाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस सुविधाएं उपलब्ध कराना है। रविवार को राजधानी माले में आयोजित एक विशेष समारोह में दोनों देशों के बीच इस परियोजना से जुड़ा समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मालदीव के विदेश मंत्री इरुथीशम एडम, भारत के उच्चायुक्त G बालासुब्रमण्यम तथा मालदीव के युवा सशक्तिकरण, खेल एवं फिटनेस मंत्री अब्दुल्ला राफियू मौजूद रहे। समझौते के तहत भारत मालदीव के 42 द्वीपों में फिटनेस और मनोरंजन केंद्रों के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराया गया। इन केंद्रों का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना है दोस्तों। वहीं आपको बता दें, NSA अजीत डोभाल जी को मिलेगा लोकमान्य तिलक पुरस्कार। देश की सुरक्षा में कूटनीतिक योगदान का बहुत बड़ा सम्मान दोस्तों।
राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक योगदान देने के लिए देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पुलिस एनएसए अजीत डोभाल जी को इस वर्ष के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तिलक स्मारक ट्रस्ट ने सोमवार को आधिकारिक रूप से इस पुरस्कार की घोषणा कर डाली है। दोस्तों, ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित तिलक ने संवाददाता सम्मेलन में बता दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी 1 अगस्त को पुणे में आयोजित समारोह में डोभाल जी को यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनैना पवार के भी समारोह में शामिल होने की संभावना है। पुरस्कार समारोह पुणे के गुल टेकड़ी क्षेत्र स्थित महाराष्ट्रीय मंडल मैदान में आयोजित किया जाएगा। एनएसए डोभाल जी 81 साल के हैं। उन्होंने मिजोरम, सिक्किम, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कई अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने इस्लामाबाद और लंदन स्थित भारतीय मिशन में राजनयिक दायित्व भी निभाए हैं। दोस्तों, ऐसे में आप सभी के मन में यह सवाल अवश्य आएगा कि आखिरकार अब तक किन नेताओं को मिल चुका है यह पुरस्कार। तो आपको बता दें, विगत वर्षों में यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तथा वरिष्ठ नेता शरद पवार सहित अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया जा चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच काला सागर और प्रमुख व्यापार मार्गों को लेकर संघर्ष तेज हो गया है। जानकारी सामने आ रही है, यूक्रेन में जहाज पर रूसी मिसाइल के अटैक के बाद केरल के अखिल समेत 4 भारतीयों की मौत की सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, समंदर में मौत का मंजर देखने को मिला, जहां यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से निकले जहाज पर बहुत बड़ा और भारी अटैक किया गया, जहां 4 भारतीयों की मौत की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के समीप रूसी क्रूज मिसाइल हमले में एक मालवाहक जहाज पर भीषण आग लग गई, जिसमें 4 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इस घटना की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय के अनुसार हमले में एक अन्य भारतीय नाविक घायल हुआ है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 19 जुलाई की शाम को ओडेसा पोर्ट से रवाना होते समय एमवी गोल्डन लियो नामक जहाज पर हमला किया गया। उस समय जहाज पर 17 क्रू सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय भी शामिल थे। हमले में 4 भारतीयों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल हो गया। दोस्तों, मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन में भारतीय मिशन पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं और प्रभावित नाविकों को हर संभव सहायता मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्रालय ने नेतृत्व नाविकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायल क्रू सदस्य के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारत ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना और निर्दोष क्रू सदस्यों को खतरे में डालना अत्यंत निंदनीय है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि नेविगेशन की स्वतंत्रता और व्यापारिक जहाज रानी को किसी भी रूप में बाधित करना स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। यूक्रेन की नौसेना के मुताबिक रशिया ने गिनी बिसाऊ के झंडे वाले जहाज एमवी गोल्डन लियो पर 3 क्रूज मिसाइलें दागी, जिससे जहाज में भीषण आग लग गई। यह जहाज मक्का की ओर जा रहा था और उसमें मुख्य रूप से भारतीय तथा सीरियाई नाविक सवार थे, जहां से अब 4 भारतीयों की मौत जाने की खबर सामने आ रही है। दोस्तों, क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय अवश्य कमेंट कीजिएगा। वहीं बता दें, हॉर्मुज में एक और जहाज पर बहुत बड़ा हमला। इजरायली सेना ने कहा, हम जंग फिर से शुरू करने को हैं तैयार। दोस्तों, ब्रिटेन की सेना ने बताया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में संयुक्त अरब अमीरात के तट के पास एक दूसरे जहाज पर हमला हुआ है। इससे पहले भी इसी क्षेत्र में एक जहाज को निशाना बनाया गया था। फिलहाल हमले के कारण नुकसान और किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि जस्ट अभी यही अटैक हुआ है। दोस्तों, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला तेल युद्ध से पहले के स्तर के करीब 2/3 तक वापस पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये युद्ध कहीं हॉर्मुज से बढ़कर लाल सागर और स्वेज नहर तक न पहुंच जाए। ताजा चेतावनी नाटो के एक पूर्व कमांडर ने दी है और इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि युद्ध में दबाव बढ़ने की स्थिति में ईरान जो है वो स्वेज नहर को निशाना बनाकर दोनों देशों के बीच संघर्ष का दायरा और बढ़ा सकता है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने उन दावों को खारिज कर दिया है कि हालिया अमेरिकी हवाई हमलों और ईरानी जवाबी कार्रवाई के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल का आवागमन लगभग ठप हो गया। उन्होंने कहा है कि पिछले 1 हफ्ते में हर दिन 70 लाख बैरल तेल आ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरब की खाड़ी इलाके से हर दिन 14 मिलियन बैरल से थोड़ा कम तेल ले रहे हैं, जो इस लड़ाई से पहले के ट्रैफिक का 2/3 है, जो मार्च की तुलना में काफी ज्यादा है। साथ में जानकारी ये भी आ रही है कि फिर एक बार इनके बीच मध्यस्थों का प्रस्ताव मिलने की पुष्टि हुई है। अमेरिकी ईरान तनाव के बीच क्या फिर से शुरू होगी बातचीत? दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच MOU समझौता टूटने के बाद दोबारा जारी जंग से मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात बने हुए हैं। दोनों ही ओर से
लगातार हमले जारी हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने मध्यस्थों की तरफ से प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही है। हालांकि उन्होंने किसी की जानकारी साझा नहीं की। भारत में ईरानी दूतावास ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में जानकारी साझा करते हुए लिखा कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा है कि हमें मध्यस्थों की तरफ से कुछ प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन इस समय मैं उनकी जानकारी आपके साथ साझा नहीं करना चाहूंगा। मैं इतनी पुष्टि अवश्य करूंगा कि ऐसे प्रस्ताव हमको भेजे गए हैं। जी हां दोस्तों, इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। क्या नेतन्याहू होंगे गिरफ्तार? न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी के बयान पर आया अब ट्रंप का रिएक्शन। क्या कहा ट्रंप ने, बता दें। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी के इजरायली प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर दिए बयान पर मचे बवाल के बीच अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका में रहते हुए किसी भी हालत में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पोस्ट में लिखा कि इजरायल के प्रधानमंत्री ईरान के इस्लामी गणराज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसने हाल ही में 52,000 निर्दोष प्रदर्शनकारियों की हत्या की है और पिछले 47 वर्षों से अमेरिकी सैनिकों और अन्य लोगों को मार रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू को किसी भी हाल में अरेस्ट नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार होने लायक तो सिर्फ वे लोग हैं जिन्होंने ईरान को मौत और विनाश के इस अभूतपूर्व चक्र में धकेला है, जिससे वर्षों पहले पूर्व राष्ट्रपतियों को निपटना चाहिए था। नेतन्याहू की गिरफ्तारी को लेकर मामले ने तूल उस समय पकड़ा जब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने इंटरव्यू में इजरायल के प्रधानमंत्री को लेकर बयान दिया। अमेरिका और इजरायली मीडिया के मुताबिक ममदानी ने शनिवार को छपे एक इंटरव्यू में कहा कि उनका मानना है कि अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए शहर आते हैं तो उन्हें युद्ध अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने के लिए वे कानून में बदलाव करने का प्रयास नहीं करेंगे। वहीं अमेरिका में इजरायली राजदूत माइक वॉल्ज ने ममदानी पर पलटवार करते हुए कहा कि नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की आपका ये मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी निजी राय क्या है, अवश्य कमेंट कीजिएगा, वहीं आपको बता दें। आखिर क्यों दोस्तों ईरान के बुलावे पर इंडोनेशिया ने फिर लिया मुंह? इस्लामी बिरादरी पर भारी पड़े राष्ट्रीय हित, इस खुलासे ने वाकई में मचा दिया बवाल। दोस्तों, यूएस इजरायल की ओर से 28 फरवरी को किए गए संयुक्त हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्लाह खामनेई को इस महीने अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके को भुनाने के लिए ईरान ने जो है वो दुनिया के तमाम देशों के नेताओं को बुलावा भेजा था, लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका दुनिया में सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने ही दे दिया। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने शुरुआत में केवल अपने राजदूत को भेजने का फैसला किया। इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों और खुद इंडोनेशिया के पूर्व राजनयिकों की ओर से ईरान के लिए एक बड़ा झटका यानी मुंह पर तमाचा माना जा रहा है। इस घटनाक्रम को इंडोनेशिया की पारंपरिक गुटनिरपेक्ष विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व सुबियांतो की बहुचर्चित अच्छे पड़ोसी वाली कूटनीति पर गंभीर सवालिया निशान माना जा रहा है। इस पूरे विवाद को हवा तब मिली जब अमेरिका में इंडोनेशिया के पूर्व राजदूत डीनो पट्टी जलाल ने सोशल मीडिया पर एक बेहद तीखा पोस्ट शेयर किया। उन्होंने कहा कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इंडोनेशियाई सरकार ने ईरान की ओर से लगातार आए निमंत्रणों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जकार्ता के इस कदम को ईरान के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बताया और कहा कि ईरान का भी अपना एक स्वाभिमान है। उन्होंने हमारी उपस्थिति के लिए भीख नहीं मांगी। पूर्व राजदूत ने इंडोनेशिया के इस ठंडे रवैये के लिए उस पर अमेरिका के दबाव की ओर इशारा किया। दोस्तों, वजह ये भी मानी जा रही है कि आखिरकार अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता इंडोनेशिया। यही वजह है कि वहां पर जब प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला तो उन्होंने सभी देशों के साथ समान और दोस्ताना संबंध बनाने का दावा किया। लेकिन अब ईरान जैसे क्षेत्रीय महाशक्ति के साथ दूरी बनाकर वे साफ तौर पर इस बात को दर्शा रहे हैं कि उनके लिए देश के हित पहले है और वे फिलहाल पश्चिमी देशों के साथ ज्यादा जड़े हुए हैं। तो ये मानी जा रही दोस्तों सबसे बड़ी वजह कि इस्लामिक बिरादरी पर कैसे भारी पड़े राष्ट्रीय हित, कैसे इंडोनेशिया जो कि सबसे बड़ा मुस्लिम देश है वही नहीं पहुंचा ईरान में इस जनाजे में। अब इस मुद्दे पर आपकी निजी राय क्या है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, सीजेपी के बवाल के बीच सोनम वांगचुक ने ऐलान करते हुए कह दिया है कि मैं अपना अनशन नहीं खत्म करूंगा। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने नीट एग्जाम पेपर लीक, एथेनॉल और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते सदन को 12 बजे तक के लिए ही स्थगित कर दिया था, लेकिन दोबारा शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा हुआ और अब आज तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं एक तरफ जहां पर जंतर मंतर पर पुलिस ने कल शाम 5 बजे तक जंतर मंतर को खाली
करा लिया था। हालांकि रात करीब फिर 11 बजे सीजेपी समर्थक जंतर मंतर पहुंच गए दोस्तों और फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया और मंच तैयार करने लगे। सोमवार देर रात को प्रदर्शनकारी केरल हाउस से निकलकर अपने प्रदर्शन स्थल पहुंचे। पुलिस की ओर से जंतर मंतर से सुविधाओं को हटाए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों का धरना अंधेरे में ही जारी रहा। इसी बीच सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने खुलासा किया कि सरकार के मंत्री जेपी नड्डा ने हमसे कहा था कि वे सीनियर लीडरशिप से बात करके हमें बताएंगे, लेकिन अब तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम फिर से बनाएंगे अपना मंच। वहीं इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा, सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती, जवाबदेही जरूर तय की जाएगी। एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि शांतिपूर्ण विरोध एक अटूट और एक मौलिक अधिकार है। भारत के निर्दोष छात्रों पर हमला करने के आदेशों का आंखें बंद करके पालन करने वाले हर पुलिस अधिकारी और सरकारी कर्मचारी ये बात ध्यान रखें कि संविधान ही आपका मालिक है। सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती, जवाबदेही जरूर तय की जाएगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर आंदोलन खत्म क्यों नहीं करा देते? आखिर क्या सबसे बड़ी और 4 अड़चने आएंगी, इसको लेकर क्या है गणित आपको बता दें। पहला है दबाव में झुकने का संदेश। दोस्तों, यदि सरकार आंदोलन या विरोध प्रदर्शनों के दबाव में आकर मंत्री को हटाती है तो ये संदेश जा सकता है कि सड़क के दबाव से सरकार के फैसले बदले जा सकते हैं। मोदी सरकार आमतौर पर ऐसा संकेत देने से बचती दिखाई देती है। वहीं दूसरा दोस्तों, गलती की स्वीकारोक्ति का डर, यानी मंत्री को हटाने को विपक्ष सरकार द्वारा अपनी गलती मानने के रूप में पेश कर सकता है। इससे सरकार की राजनीति छवि प्रभावित हो सकती है और भविष्य में अन्य आंदोलनों के लिए भी इसी रणनीति का इस्तेमाल होने का खतरा बढ़ सकता है। तीसरा है संगठन में मजबूत कद, यानी धर्मेंद्र प्रधान भाजपा के वरिष्ठ और काफी भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं। संगठन और प्रशासनिक मामलों जैसे कि फंड रेजर या रणनीतिकार में उनकी मजबूत भूमिका रही है। केवल विरोध के आधार पर उनको हटाना नेतृत्व के लिए एक आसान निर्णय नहीं है। चौथा और अंतिम वजह, आंदोलन खत्म होने की गारंटी नहीं है। जी हाँ, सरकार को यह भी आशंका है कि सिर्फ एक मंत्री को बदल देने से आंदोलन पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाएगा। कई मामलों में आंदोलनों की मांगे समय के साथ और बड़ी होती जाती हैं। ये मेन चीजें हैं दोस्तों। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जल्दी दबाव में आकर इस्तीफे नहीं दिए जाते, या यूं कहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर आंदोलन इसीलिए नहीं खत्म करना चाह रही है। आंदोलन की बात ही नहीं है दोस्तों, पता ही नहीं है कि आंदोलन खत्म भी होगा या नहीं होगा पद से हटाने के बाद भी। हालांकि आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। हम देखना चाहते हैं आप लोग अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। और रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।